हेलो जय हिंद मेरे शहर शहरनियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के मॉडल पेपर की और ये इसकी फर्स्ट क्लास है ना। अगर आप फर्स्ट वीडियो पे ठीक ठाक व्यू चलाते हैं, मतलब उसको सही से देखते हैं, तो यकीन मानिए कम से कम आपको हम 10 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके दे देंगे, है ना। जिसमें आपको याद होगा तो 3 टॉपिक आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिसमें फिजिक्स आता है 25 का, बायोलॉजी आता है 25 का और केमिस्ट्री आता है 20 का। तो हम बात करने वाले हैं 2 टॉपिक पर, फिजिक्स और बायोलॉजी, यानी 25 और 25 यानी 50 नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, आपके इस बार बोर्ड के लिए कुछ टर्म ऐसे हैं जो पिछले साल तो थे पर इस साल नहीं है, मतलब इस साल के लिए हटा दिए गए हैं। तो उन प्रश्नों को भी यहाँ पर बोला जाएगा, बताया जाएगा, पर उनका कोई सोल्यूशन नहीं किया जाएगा। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मान लीजिए 4 लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन है, तो 4 में से 2 हटा दिए गए हैं, मतलब 2 नहीं पूछे गए। कोई ऐसा मॉडल पेपर आएगा जिसमें 4 के चारों आपको बताने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें 7 फिजिक्स से, 7 बायोलॉजी से, 6 केमिस्ट्री से, है ना। तो केमिस्ट्री को हम छोड़ रहे हैं और केमिस्ट्री वाले सर प्रशांत सर जी हैं। मौसम अगर ठीक रहता है तो उन्हें बुला करके कम से कम 5-6 सेट तो केमिस्ट्री का भी आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिजिक्स और बायोलॉजी के पहले मॉडल पेपर की, ठीक। तो अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मोटिवेशन मिल सके और हम क्लासें आपको रेगुलर दे सके, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है फिजिक्स का, टोटल 7 है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। यानी इमेज बनता है वस्तु के आकार के बराबर और वास्तविक और उल्टा बनता है। एक बात तो कंफर्म है कि अवतल दर्पण ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में ही रियल इमेज बनता है। अवतल दर्पण में रियल इमेज और उत्तल दर्पण में वर्चुअल इमेज बनता है ना। तो आपको हम टोटल याद दिला देते हैं कि अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थितियां होती हैं, यानी 6 स्थितियों में हम वस्तु का इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन से, तो एक एक करके पढ़ देते हैं। पहला होता है जब वस्तु रखी होती है अनंत पर। जब वस्तु कहाँ होती है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसका इमेज बनता है वास्तविक उल्टा, बिंदु के आकार का और फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर। सेकेंड केस है जब वस्तु रखी होती है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो उसका जो इमेज है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटे आकार का। फिर बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति में जब वस्तु को हम लाते हैं वक्रता केंद्र पर तो इमेज बनता है वक्रता केंद्र के तल पर, मतलब वक्रता केंद्र के नीचे ही बन जाता है और वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर आकार, और यही वाला इसमें पूछा गया है। चौथा केस है जब वस्तु रखी हो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो इमेज बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़े आकार का। फिर पांचवी स्थिति होती है जब वस्तु रखी होती है फोकस पर। जब वस्तु फोकस पे रखी होती है तो इमेज बन जाता है अनंत पर, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़े आकार का। लास्ट केस होता है जब वस्तु रखी होती है फोकस और ध्रुव के बीच तो इमेज उसका बन जाता है दर्पण के पीछे और आभासी सीधा और वस्तु से बड़े आकार का। ये टोटल 6 केस होते हैं जिसमें 5 रियल इमेज बनते हैं और 1 वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो था वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा, तो ये था वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा वक्रता केंद्र पर। चौथा वक्रता केंद्र से आगे। तो इसका जो रियल आंसर है वो वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो आपने अगर वर्ण विक्षेपण की घटना पढ़ी हो ईमानदारी से तो आपको पढ़ाया जाता है कि जब किसी प्रिज्म पर, ये जो हम सामने इमेज ड्रॉ कर रहे हैं एक्चुअल में ये प्रिज्म का परिच्छेद है, यानी प्रिज्म का मुख्य सेक्शन होता है, जिस पर हम जब लाइट गिराते हैं व्हाइट रे, तो याद होगा वो 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में, है ना। और ये नेचर होता है इसका, तो आधार की तरफ मोड़ देगा। इनके बीच टोटल कितने कलर आते हैं? 7। यानी ये जो 2 रंग देख रहे हैं आप, ये वायलेट के लिए और ये रेड के लिए, इनके बीच में टोटल रंग कितने और आ जाएंगे? 5। तो हम यहाँ पे दिखा लेते हैं 3 4 5 6 7, है ना। ये V होता है, ये I, ये V, ये G, ये Y और ये R और ये O और R, है ना। विबग्योर, ये पैटर्न आपने खूब अच्छे से सुना होगा। V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। तो जो सबसे नीचे उसी का विचलन सबसे ज्यादा हुआ है, जो सबसे ऊपर उसी का विचलन सबसे कम हुआ है, और ये डिपेंड करता है कांच इस पदार्थ के अपवर्तनांक पर, है ना।
कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चूंकि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, रेड की, इसलिए सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, वायलेट की, इसलिए सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन और सुन लीजिएगा। जैसे इनमें से पूछ देगा कि मध्यवर्ती रंग कौन सा है, यानी इसमें मिडिल का रंग कौन सा है, तो जनरली बच्चों को लगता है कि ग्रीन, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे छूट गए तो ये बीच में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम तरंगदैर्घ्य के रिस्पेक्ट में इनको पढ़ते हैं, इसलिए जो येलो कलर है वो हमारा मिडिल रंग होता है ना, मध्यवर्ती कलर है येलो। ठीक है, इसको अपना याद करते रहना। और भी क्या पढ़ सकते हैं, जैसे खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब उसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। और तरंगदैर्घ्य के बारे में आपने अगर लाइट की पढ़ी होगी तो 3900 से 7800, तो 3900 किसकी है, वायलेट की, और 3900 से 7800 के बीच में जो नंबर है वो सब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज के हैं। और 7800 किसकी तरंगदैर्घ्य है, रेड वाले की। कोई कष्ट तो नहीं, बहुत अच्छे। तो कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रेड होगा, है ना। न्यूनतम विचलन जिसका सबसे कम विचलन होता है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, तो 4 ऑप्शन दिए, आपको ये देखना है कि कहां प्रयोग में आता है ना। तो ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है आवर्धक लेंस के रूप में, यहां नहीं आता है। आवर्धक लेंस के रूप में उत्तल लेंस आता है। ठीक है, आवर्धक लेंस का मतलब होता है जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर उस लेंस को रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उभरा हुआ या बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आवर्धक, मैग्नीफाइंग रेंज बढ़ जाएगी उसकी। सेकंड, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, आपको याद होगा कार के पीछे जो ऑटोमोबाइल में रियर व्यू मिरर लगाया जाता है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो इमेज बनते हैं वो छोटे बनते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, उम्मीद करते हैं आपको यही समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस का बेसिक यूज करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट को हम सही से देख पाते हैं। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट का तो हमें अच्छा दिखाई देता है पर हमें दूर का अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो दूर का अच्छा देखने के लिए हमें अपने चश्मों में कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, अवतल लेंस, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन है साधारण कैमरों में, जो साधारण कैमरे आते हैं उनमें उत्तल लेंस लगाया जाता है, ना कि अवतल लेंस। बात क्लियर हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर का थर्ड ही सही, मतलब सी वाला सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आंख में जो हमारे प्रकाश एंटर कर रहा है उसको कौन नियंत्रित करता है। तो अगर आपने आंख वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, एक बार ऑप्शन सुन लीजिए। पश्चिमाभी पेशियां, पश्चिमाभी पेशियां तो एक्चुअल में जो अंदर लेंस पड़ा रहता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, अगला है नेत्र लेंस, जो कि इससे कंट्रोल करने का तो काम नहीं करता है। ठीक, थर्ड है पुतली, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। और इसी घटना को तुमने एक चीज और पढ़ी होगी, समंजन क्षमता, है ना, एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, है ना। फोर्थ है कॉर्निया। कॉर्निया का सिर्फ ये काम होता है क्योंकि इसके द्वारा ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉर्निया की ये है कि जब हम किसी को अपनी आई डोनेट करते हैं, मतलब आंख दान में देते हैं, तो आंख का यही वाला भाग दान दिया जाता है। ठीक है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है पुतली। क्या आंसर है, पुतली। समस्या समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति के कई सारे तुमने सूत्र पढ़े होंगे, चलो हम एक एक करके लिख देते हैं। सबसे बेसिक सूत्र तुमने पढ़ा होगा P बराबर W अपॉन T। फिर तुमने W के कई सारे फार्मूले याद किए होंगे, पढ़े होंगे, प्रूफ किए होंगे, उन सभी को यहाँ रखा जाए। तो W के हर फार्मूले में T आता है, ऊपर मल्टीपल में T आता है, तो नीचे से T वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर एक बन जाएगा VI, यानी W का फार्मूला होता है VIT, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। ये VI I स्क्वायर R, क्योंकि I स्क्वायर RT W का सूत्र होता है, बराबर V स्क्वायर बाई R। ये टोटल फार्मूले है विद्युत शक्ति के, है ना। अब आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा वाला सही है। तो एक बार ऑप्शन बोलते हैं, P बराबर IR, क्या इसमें मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। अगला P बराबर I स्क्वायर R, बिल्कुल है, यानी ये सही है। थर्ड ऑप्शन है P बराबर V स्क्वायर R, V स्क्वायर R नहीं है, V स्क्वायर अपान R होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है P बराबर I R स्क्वायर, यानी ये वाला स्क्वायर R पे लगा है, तो करेक्ट आंसर है I स्क्वायर R, जो कि क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, सीधी धारावाही परिनलिका या जिसे सोलेनॉइड बोलते हैं, पूछ रहा है कि उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो ऑप्शन सुन लीजिए। पहला 0 होता है, जो कि गलत है ना। एक आदर्श परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक, वो भी हर पॉइंट पर समान होता है। कक्षा 10 में तो खैर इसका सूत्र नहीं पढ़ाया जाता है, पर कक्षा 12 में जब आप जाएंगे फिजिक्स में तो उसका यहाँ वहां सूत्र भी पढ़ाया जाता है, B बराबर म्यू नॉट NI,
बी ब्रॉन म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, तो यहाँ फार्मूला हम बता भी ले रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है शून्य होता है, जो कि गलत है, मतलब शून्य नहीं होता, क्योंकि शून्य तो बाहर होता है, पर नलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। सेकंड ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर समान होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो जो मिडिल में 2 पॉइंट पे दे रखा है सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव की, जो 7 नंबर पे है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवर्ती क्या है? मतलब अपने वहां जो बिजली आती है उसका कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो हर देश की अलग अलग रहती है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए, है ना। और अलग अलग देश अलग अलग डेटा पर काम करते हैं। जैसे मुझे 2 कंट्रीज का याद है, जैसे भारत और अमेरिका। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो सप्लाई आती है वो 110 वोल्ट आती है, यानी वहां के जो उपकरण है वो कितने वोल्ट पे काम करते हैं? 110 वोल्ट। पर वहां की जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। कितनी है? 60 हर्ट्ज। यानी वहां के जो बल्ब हैं वो 1 सेकंड में 120 बार जलते होंगे और 120 बार बुझते होंगे। इसका बहुत सिंपल मतलब है कि जो बिजली है वो 1 सेकंड में 60 चक्कर लगा जाएगी। ठीक है, और ये अमेरिका लिखा हुआ है, तो हम इसे ए ना लिख करके यूएसए लिख देते हैं। ठीक है, और अपना प्यारा देश इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो अपने वहां जो घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट पे आती है, पर अपने वहां की जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन रहती है, 50 हर्ट्ज। कितनी रहती है? 50 हर्ट्ज। यानी अपने वहां के जो उपकरण है वो सप्लाई 220 वोल्ट पे काम करते हैं और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का बहुत सिंपल मतलब ये है कि जो अपना बल्ब है घरों में, एसी वाला बिजली वाला बल्ब, वो 1 सेकंड में 100 बार जल जाता है और 100 बार बुझ जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि तुमने अगर एसी के बारे में पढ़ा हो तो कुछ ऐसे चलती है ना। तो ये जो आप अपर वाले देख रहे हैं, ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पर धारा बह रही है। ये दूसरे टर्म में, इसलिए को माइनस आई नॉट लिख दिया है। पर ये जितने भी ये वाले टर्म देख रहे हो आप, ये वाले, ये सब जीरो को दिखाते हैं, मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं है। समझ में आ गया ना। इसीलिए अगर तुमने कभी एसी के जैसे मान लो वायर पकड़ लिए हो या प्लग इन कर लिया हो या बटन गीले हाथ से टच करी हो, तो आपको झटके मारती है। क्या मारती है? झटके। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर 1 सेकंड में 50 बार मैक्सिमम होती, सॉरी 100 बार मैक्सिमम होती है और 100 बार मिनिमम होती है। तो जब मैक्सिमम होती है तो झटके मारेगी, और जब मिनिमम होगी तो झटके नहीं मारेगी। तो आपको ऐसे तड़तड़ा के मारती है ना। ठीक, ये तो हो गए 7 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के। अब बात कर लेते हैं 7 ऑब्जेक्टिव बायो के, है ना। चलो देखते हैं। पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो एक बार ऑप्शन सुन लीजिए। हालांकि इसमें जो उत्तर दे रखा है वो मुझे तो सही नहीं लगा, है ना, गलत लगा इसमें। तो आप भी देख लीजिए इसको, क्योंकि कई बच्चे तो मॉडल पेपर से ही सॉल्व करते रहते हैं और उन्हीं से पढ़ते रहते हैं, और उन्हीं से पढ़ते हुए उन्हें कई बार गलत चीजें भी याद हो जाती है ना। तो एक बार प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन लिखते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि क्या सही और क्या गलत है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके हम 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, प्लस जल, जिसके हम 12 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, प्रोडक्ट जो बनता है वो ये है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, है ना, ये गैस है। और साथ में तुमने लिखा होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। अब सवाल सुने। कह रहा है क्या संश्लेषित नहीं होता है। तो ऑप्शन सुन लो। ऑक्सीजन, आप देख पा रहे होंगे संश्लेषित होता है। CO2, क्या इधर संश्लेषण में CO2 लिखा है कहीं पर? नहीं, इसका मतलब यही आंसर है, सी ऑप्शन है। जल, तो जल ध्यान से देखो तो बन भी रहा है। फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज भी बनता है। यानी ये 3 चीजें तो बनती हैं, पर एक ऑप्शन दे रखा है CO2। CO2 का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, मतलब CO2 का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं होता है, बल्कि ये यूज की जाती है, जो कि जंतुओं द्वारा हम लोग जो छोड़ते हैं वायुमंडल में, ये वही वाली CO2 है। और ये वाला जल पौधों ने जड़ों द्वारा अवशोषित किया हुआ है। ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो CO2 है, जबकि मॉडल पेपर में इसका आंसर ऑक्सीजन लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसके पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। तो आपने पढ़ा होगा बाइल जूस, और ये बनता है लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर, जो कि तुमने ये भी पढ़ रखा होगा, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 किलो और कलर चॉकलेटी होता है। याद होगा ये सब।
ठीक है, ऑप्शन सुन लो। पित्ताशय में इसका निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय में बाइल जूस को एकत्रित किया जाता है, जैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में, यानी यूरिन का निर्माण किडनी में होता है, बट यूरिन को इकट्ठा करने के लिए अलग थैली होती है जिसको हम यूरिन ब्लाडर बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है वृक्क में, जो कि गलत है। थर्ड ऑप्शन है यकृत में, जो कि करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन है अमाशय। अमाशय में जठर रस बनता है, आपको याद होगा जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं लगभग 3.5 करोड़ के आसपास, और उनसे जो जूस बनता है उसे हम जठर रस या गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम बेसिक निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज वगैरह। जब वो टॉपिक का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यकीन मानिए पूरा पोस्टमार्टम करके बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है। तो मेरे ख्याल से इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, तो आपको बताते चले। देखो इस बार मानव में आया है, क्या पता तुमसे कुछ और पूछ दे, है ना। तो पूरा सब कुछ पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी। केवल अगर आप मॉडल पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, केवल मॉडल पेपर के ही आंसर हट रहे हैं, कोई फायदा नहीं इसका, है ना। तो इसलिए समझते भी रहिएगा। तो हम आपको बता दें क्या क्या पूछ सकता है। देखो वो 3 सवाल इससे पूछ सकता है। या तो पूछेगा मछली में हृदयों की संख्या कितनी होती है, मतलब हृदय के नंबर कितने होते हैं, हृदय के चैम्बर कितने होते हैं। या तो पूछेगा मेढक में हृदय के चैम्बर कितने होते हैं। या तो पूछेगा मानव का तो ऑलरेडी पूछ लिया गया 2023 में, तो उम्मीद करते हैं कि 2024 में ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो मछली में जो हृदय चैम्बर होते हैं वो 2 होते हैं, यानी एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। जबकि मेढक की बात करें, मेढक में 2 अलिंद होते हैं, एक निलय होता है। और मनुष्यों की अगर बात करें तो 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो मछलियों में हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, यानी द्वि चैम्बर होते हैं, और मेढक में 3 चैम्बर होते हैं, और मनुष्यों में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना। एक सवाल यहाँ से और बन सकता है कि मछलियों में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। तो मछलियों में इकारा पाया जाता है, मनुष्यों में दोहरा पाया जाता है। जबकि मेढक की अगर बात करें तो मेढक में अपूर्ण दोहरा पाया जाता है, मतलब कंप्लीट दोहरा नहीं, अपूर्ण दोहरा, मतलब इनकम्प्लीट दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, कुछ और बातें यहां से कर लेते हैं। खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण का मतलब होता है जब रुधिर नलिकाओं के थ्रू किसी ऑर्गन को मिले तो बंद परिसंचरण, जैसे मनुष्य वगैरह। स्तनधारी ग्रुप पूरा इसमें आ जाता है। अगले अगर बात करें खुला किसको बोलेंगे, तो खुला का मतलब होता है कि रुधिर एक पिट में भरा रहेगा, मतलब गड्ढे में रुका रहेगा, और अंग डायरेक्ट उसी में डूबे रहेंगे। मतलब कोई अंग रुधिर के जब डायरेक्ट संपर्क में रहता तो हम उसे खुला परिसंचरण बोल देते हैं। और इसके लिए एक संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा, है ना। इसे लिखाया तो गया ही होगा, बस हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, तो कम से कम याद करते रहे। ये वो लोग हैं, यानी इस संघ के वे जंतु हैं जिनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। इसी के तुमने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, बिच्छू, मकड़ी, है ना, मक्खी, मच्छर, केकड़ा, खनखजूर, ये सारे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरुद्ध भवन होता है। पुनरुद्ध भवन का बहुत सिंपल मतलब है, जैसे किसी जंतु को, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके हमने 2-4 टुकड़े कर दिए और हर टुकड़ा अगर नया जीव बना दे तो उसे बोलते हैं पुनरुद्ध भवन, इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं, या इसे पुनर्जनन के नाम से भी जानते हैं। और हाई स्कूल में तो इस सवाल जबरदस्त पूछा भी जाता है, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाता है। अगर आप पिछली बार कहीं आया था तो मान लीजिए इस बार नहीं आएगा, पर अगले साल 100% आएगा ये। ठीक है, इसका ऑप्शन सुन लीजिए। इसके लिए 2 जंतु आपने पढ़े होंगे, प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा, यानी ये ऐसे जंतु हैं, अगर आपने इनके मान लीजिए 100 टुकड़े कर दिए, तो अगर इनका हर 100वें टुकड़े में थोड़ा भी अंश जीव द्रव्य का पहुंच गया है तो हर टुकड़ा नए जीव को बनाने के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब हर टुकड़ा इसका नया जीव बना देगा। अगर आप इनके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया और हाइड्रा, है ना। एक बार ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला कह रहा प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन होता है लेकिन हाइड्रा में नहीं होता, तो गलत बात, क्योंकि दोनों में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है हाइड्रा में होता है लेकिन प्लेनेरिया में नहीं होता, तो ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन पैरामीशियम में होता है लेकिन हाइड्रा में नहीं होता, तो ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर वो 4th नंबर है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी देखो आपने पढ़ा होगा कायिक प्रजनन, जो कि अलैंगिक जनन का टाइप है। और कायिक प्रजनन की बहुत सिंपल परिभाषा लिखते हैं, जब जनन की प्रक्रिया पौधे के किसी भी भाग द्वारा हो जाए, जड़, तना, पत्ती, कलिका, किसी के भी द्वारा नए पौधे का अगर निर्माण हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं कायिक प्रजनन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रजनन। और कायिक प्रजनन करने वाले बहुत ज्यादा पौधे नहीं, तो लिमिटेड पौधे, इनको कम से कम याद कर लीजिएगा। तो एक पौधा आप याद कर लीजिएगा, बिग्नोनिया, बिग्नोनिया, और अगला पौधा है ब्रायोफिल्लम। ये किस प्रकार जनन करते हैं? पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा जनन करते हैं? पत्तियों द्वारा, यानी इनकी पत्ती पर ही नया पौधा बन जाता है, और इसलिए पत्ती द्वारा कायिक जनन करते हैं। इनकी आपको फोटो यहां पर भी दिखा दी जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उन पे स्टार बना हुआ है और स्टार में नीचे साफ साफ लिखा है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स या टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए। मतलब जिन पर स्टार लगा है वो इस बार के लिए प्रश्न पढ़ने अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर भी हम बोलते हैं, आप समझ लीजिए और उनके आंसर भी बताएंगे। ऐसी बात नहीं है जो लॉन्ग टर्म के उन्हें छोड़ते चलेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेकिन पूरा बता देंगे आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 सुने जो कि इस बार में नहीं है, ना ही 20 नंबर है, ये दोनों नहीं है। डार्विन किस लिए प्रसिद्ध है? तो डार्विन प्रसिद्ध है जैव विकास में एक सिद्धांत के लिए जिसका नाम है प्राकृतिक चयन की थ्योरी। ठीक है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसका आंसर यही सही है, बी नंबर पे दे रखा है प्राकृतिक चयन सिद्धांत के लिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 20 वाला लास्ट, किस देश को पवनों का देश कहते हैं? यानी जहां पर वाइंड मिल्स ज्यादा लगाए जाते हैं। तो एक देश है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क। ये एक आपके में चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत वगैरह, लास्ट में कहीं पर पढ़ता है, मेरे ख्याल से वो भी पूरा हटा दिया गया क्योंकि ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है नाभिकीय और समुद्री ऊर्जा ये सारे में स्टार बना हुआ, मतलब ये इस बार पूछे जाने वाले नहीं है। तो किस देश को पवनों का देश कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो डेनमार्क है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। और अब हम बात करते हैं रिटर्न की, जिसमें फिजिक्स में टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे 18 नंबर के, जिसमें 3 क्वेश्चन 4 नंबर के, एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। सेम रूल है बायो का, जिसमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे 4 नंबर के, एक मिलेगा 6 नंबर का। ठीक है ना, तो इसमें से कुछ हटाए भी गए हैं। तो बायो फिजिक्स में टोटल 4 दे रखे हैं, 4 में से 3 तो आपको पढ़ने हैं, पर चौथे पे स्टार बना हुआ है। चौथे में जो 6 नंबर में दे रखा है उसी में स्टार बना, उसका अथवा भी दे रखा है, तो हम उसी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपकी क्लास में वो छोटी चीज 4 नंबर में पूछी जाती है, ये भी याद रखना है। इसके पहले 2-2 नंबर में सवाल आते थे, पर अब 2 नंबर का कोई सवाल नहीं आता है। 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के और एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। जो 6 नंबर का आता है वो अथवा में भी आता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक, तो चलो एक एक करके निपटा लेते हैं। ये सवाल नंबर है 21। ठीक है, ये फिजिक्स का टर्म है, तो हम जितने नंबर पे वो दे रखा उतने नंबर पे ही बात करेंगे। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, मतलब उसकी आर वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है तो जाहिर सी बात है इसे निगेटिव आपने जरूर लिखा होगा, है ना। अगर हम यहां से बात करें कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी बताओ क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका रिलेटिव सूत्र आपने पढ़ रखा होगा। तो 40/2 यानी जो f आएगा वो माइनस का 20 आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अच्छा लाइट के न्यूमेरिकल करते वक्त मात्रक का भी कुछ खास लोचा नहीं है। जिस यूनिट में बस उसी यूनिट को पकड़े चलते रहना। अगर ये मीटर है तो मीटर में चलते रहना, सेंटीमीटर मिल जाए तो सेंटीमीटर में चलते रहना। दिक्कत न्यूमेरिकल में तब आती है जब हम यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो कई बच्चे कर भी नहीं पाते हैं, उसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें ये चीज खूब अच्छे से बताई जाती है कि एसआई यूनिट में ले जाना पड़ता है न्यूमेरिकल को, है ना। आगे कह रहा है एक वक्रता त्रिज्या वाली जिसकी 40 सेंटीमीटर, तो हमने इससे फोकस दूरी निकाल ली। आगे कह रहा है इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है। वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, यू की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 15 सेंटीमीटर। तो ये भी काहे का लिखेंगे? निगेटिव। प्रतिबिंब की स्थिति बनाइए तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए, यानी आपको v फाइंड करना है, वो भी विद डायग्राम। कैसे? विद डायग्राम। तो अगर आपको अभी 6 स्थितियां जो बोली गई थी अगर उनमें से सही याद है तो आप स्थिति का भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना। मान लिया हमने ये अवतल दर्पण है ना, धंसे हुए तल से परावर्तन होगा, उभरे तल पर पॉलिश है। बहुत बढ़िया, याद हो गए। तो इसके द्वारा का नाम लिखते थे M1 M2 और इसके ध्रुव का नाम लिखते थे P, है ना। अब अगर बात करें हम इसके फोकस की, तो फोकस इसका 20 सेंटीमीटर है ना। तो फोकस यहां कहीं मान लो ये रहा फोकस और ये रही इसकी फोकस दूरी। कोई कष्ट वाली बात तो नहीं? बहुत अच्छे। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इस लेंथ से कम पर है, मतलब 20 से कम पर है। तो अगर ये वाली लेंथ 20 है तो ये वाली लेंथ 10 होगी और ये वाली लेंथ 15 होगी। तो ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं यहां पर। ठीक है, जो वस्तु है वो 15 सेंटीमीटर पर है, ये वाला वैल्यू u है। बात क्लियर हो गई ना। अब तुम अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये अवतल दर्पण में इमेज बनाने की छठी स्थिति है। छठी स्थिति में की हेडिंग बता देते हैं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो याद करो उसका जो इमेज बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और क्यों बन जाता है पीछे, तो वो भी देख लीजिए यार। चलो यहां से एक किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आपको याद होगा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो
फोकस से होकर के जाती है, परावर्तित होकर के कहां से लौटती है, फोकस से। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अरे यार बन जा भाई, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, सीधी नहीं है पर आप मैनेज करना थोड़ा। अब हम इमेज बना रहे हैं तो हमें दो किरणें लेनी पड़ेंगी, है ना। तो एक किरण को ले लेते हैं वक्रता केंद्र से। तुम्हें याद होगा वक्रता केंद्र पर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है ना। तो ये रहा, इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा, इसके दोगुने पर। कुछ ऐसे। अरे भाई आप थोड़ा पेशेंस करके बनाना, मुश्किल काम है काफी ज्यादा नहीं। खैर ये लो पॉइंट सी है। अगर ये दोनों किरणें पैरेलल होती तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी पे मिलती, पर ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब ये पैरेलल नहीं है तो इनको कहीं पीछे मिला लेंगे। अब ये रियल में तो मिल नहीं है, वर्चुअल मिल रही है। तो यहां से ये आ जाएगा वी पॉइंट और ये अपना इमेज है। कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से। तो आभासी सीधा है, आभासी सीधा है, दर्पण के पीछे है। कितनी दूरी पर वो चीज न्यूमेरिकल से कर देते हैं। तो याद करो दर्पण के लिए सबने सूत्र पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उम्मीद करते सभी को ये याद होगा। मुझे तो v फाइंड करना है, तो 1/v को उधर पढ़ा रहने दीजिए, u को इधर भेज दीजिए। तो 1/f माइनस का 1/u। अब ये जो सूत्र बन गया बस इसमें डेटा रख करके बस सॉल्व करना है आपको, है ना। तो चलो देखते हैं। 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू है माइनस का 20। याद रखना लाइट के न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको वैल्यू विद साइन रखनी पड़ती है। माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस है, u की वैल्यू खुद माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/15, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना बहुत कठिन काम नहीं, बच्चों का खेल है, क्योंकि एलसीएम वाले सवाल है। तो ध्यान से, तो एलसीएम मिल जाएगा 60। 20 का भाग इस पे लगा दीजिए तो 3 आ जाएगा, वो भी निगेटिव, प्लस ये 4 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो तो 4 से 3 निकल जाएगा, तो ये 1/60 आ जाएगा। ये आ गई 1/v की वैल्यू। पर मुझे 1/v कभी चाहिए ही नहीं था, मुझे तो हमेशा चाहिए vfu, है ना। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 60, और पॉजिटिव ही आएगी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि इमेज बन गया दर्पण के पीछे, है ना। तो पूरा इसका अगर मैं रिजल्ट सही आंसर लिखना हो तो हमें लिखना पड़ेगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। उम्मीद करते हैं इसको लिखने में कोई बुराई नहीं होगी। और इसके आपको मिलते हैं टोटल 4 नंबर। कितने नंबर, 4 नंबर, ठीक है। इसे हटाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कुछ थ्योरिकल डेटा है पर आपको इमेज ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है ना। तो चलो इसे हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। स्क्रीन रोकिए और आराम से सॉल्व कीजिए, कोई गड़बड़ मत करना, ठीक। और हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि पढ़ा रहे हैं, है ना। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, ये मत सोचना कि बहुत फास्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रतिबिंबों को के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब। क्या कह रहा है, का नंबर आपको टारगेट दे रखे 2, और समझ लीजिए कि 2-2 नंबर में है। क्या कह रहा है, वस्तु अभिसारी लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी है। पहला टारगेट है वस्तु अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र। फोकस को ऐसे लिखते हैं और प्रकाशिक केंद्र को O से लिखते हैं। F और O के बीच रखी हो। आपको इसका डायग्राम बनाना है पर आपको इसका रिजल्ट भी लिखना है। 2 नंबर की कहानी है। लेंस तो कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है, अभिसारी है मतलब उत्तल लेंस है, ठीक। चलो इसे बना लेते हैं यार। ठीक, ये बन गया अपना उत्तल लेंस। ये रही इसकी मुख्य अक्ष और ये रहा इसका प्रकाशिक केंद्र। कोई कष्ट तो नहीं, बहुत अच्छे। कह रहा है वस्तु अभिसारी लेंस के सामने F और O के बीच। अगर सही तुम समझ पा रहे हो तो इसमें फोकस 2 होते हैं। प्रथम फोकस इधर होता है, द्वितीय फोकस उधर होता है।
तो सही बात तो ये है कि वस्तु F1 और O के बीच है, पर ये बात नहीं बोलेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। F और O का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को आप बाई ओर रखेंगे ना। तो चलो देखते हैं, मान लेते हैं F यहां पर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट F है, वस्तु F और O के बीच रखनी है, तो चलो ऑब्जेक्ट रख लेते हैं यार। ये भी इसकी छठी स्थिति है, तो मुझे लगता है कि डायग्राम नीचे बना करके, क्योंकि इमेज थोड़ा ऊपर चला जाएगा ऐसे, है ना। चलो देखते हैं कैसे, छोटा ले लेते हैं थोड़ा ताकि वो डायग्राम अच्छा बन जाए। एक हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तुम्हें याद होगा लेंस में जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो द्वितीय फोकस से जाती है। अगर हम बात उत्तल लेंस की कर रहे हैं तो कहां से गई, द्वितीय फोकस से। अगर ये F1 था तो 100% ये F2 होगा, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी किरण, तुम्हें दर्पण का अगर वक्रता केंद्र याद हो तो इसमें प्रकाशीय केंद्र सेम वही काम करता है। प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा में भी यही लिखा जाता है, लेंस के भीतर स्थित वो बिंदु जहां पर आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बात समझ में आ गई ना, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देखो अगर ये किरणें पैरेलल होती है ना, तो ये इन्फिनिटी पे मिलती, कहां मिलती, इन्फिनिटी पर, तो हम कह देते इमेज वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। पर ये पैरेलल ना होने के कारण इनको हमें पीछे ले जाना पड़ेगा, है ना। पीछे ले जाने के लिए हम इस चीज को मिटा देते हैं ताकि हम इमेज को क्लियर देख पाए, ठीक है। इसे हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी। चलो इनको पीछे ले चलते हैं। ठीक है, तो जहां पे काटेंगे वहीं पर इमेज बन जाएगा वर्चुअल, ठीक। यहां पे काट रही, यहां से ड्रॉ कर लीजिए। ये ऑब्जेक्ट था, ओ डैश मान लिया, ये इमेज है, आई डैश मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ध्यान से, तो ये बना कहां पर है, F और 2F2 के बीच कह सकते हो, या ये कह लो कि फोकस और इन्फिनिटी के बीच, फोकस और इन्फिनिटी के बीच है। कैसा ये, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा आकार का। बस ये कहानी लिखनी थी आपको, और इस काम के आपको 2 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर, 2 नंबर, ठीक है। ये सवाल था 1। अब बात करते हैं इसके खा नंबर की, जो भी 2 नंबर में है। कह रहा वस्तु फोकस और फोकस की दोगुनी दूरी 2F के बीच रखा है ना। तो एक बार दोबारा से ये डायग्राम बना लेते हैं। आपको इन डायग्रामों की कंप्यूटराइज्ड इमेज भी यहां पर लगा के दिखा देंगे ताकि एक बार और आपसे क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी जो फोटो होंगी गूगल से डाउनलोड करके वो भी यहाँ पे लगा दी जाएगी स्क्रीन पर, उन्हें भी देख लेना आप। ये पॉइंट O है, कोई बुराई तो नहीं। ये पॉइंट F है और यहाँ कहीं पर 2F मान लिया, ठीक है ना, दोगुना। और वस्तु कह रहा है F और 2F के बीच है, तो ये रहा F और ये रहा 2F, तो वस्तु रख लेते हैं चलो यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा O डैश, ये ऑब्जेक्ट का हमारे नाम है। एक किरण हमने ली मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी ले ली हमने प्रकाशीय केंद्र पर। जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे सभी को पता है वो फोकस से जाएगी, दूसरे वाले फोकस से, तो ये F है तो F2 से जाएगी ये, तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट F2 होगा, और ये बिना विचलित हुए सीधे निकलेगी। यहां पे काट रही है, इसको और बढ़ा लेते हैं। अगर ये पॉइंट F2 है तो जाहिर सी बात है यहां कहीं पर 2F2 भी होगा, है ना, इसके दोगुने पर। जहां पे काट रही वहां पे एक लंब डाल दीजिएगा आप। लंब का नाम लिख लेते हैं आई डैश, जो कि अपना इमेज है। कोई कष्ट वाली बात तो नहीं है। जो आई डैश है ये हमारी इमेज है, और बनी कहां पर है, ध्यान से देखो 2F2, और इधर वाला जो टोटल एरिया वो सब किसमें गिना जाएगा, अनंत पर, है ना। तो इमेज बना कहां है, पूरा लिख लेते हैं इधर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से
वस्तु से बड़ा, है ना। बना कहां पर है, 2f2 व अनंत के बीच। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 नंबर इस डायग्राम के मिलते हैं और 2 नंबर इस डायग्राम के मिलते हैं, यानी टोटल आपको नंबर मिल जाएंगे 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए दिखाई गए हैं। आपको ज्ञात करना है परिपथ में कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा, है ना। तो चलो इसे देखते हैं। डायग्राम बना हुआ है तो डायग्राम ही पहले बना देते हैं, यहां बनाते हैं साइड में। ठीक, वैल्यू देख लो, 10 ओम, ये 40 ओम है तो ओम लिखना बार बार जरूरी भी नहीं है। ये रहा 30 ओम, ये रहा 20 ओम और ये रहा 60 ओम। और यहाँ जो सप्लाई लगी है बाबू वो है 12 वोल्ट और यहाँ लगी है कुंजी। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, सवाल सुन लो। सारी वैल्यू सामने कह रहा है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी का नंबर में और इस न्यूमेरिकल के 4 नंबर है ना। आप भी देख सकते हो कितना टाइम लगेगा और क्या करना है। कह रहा है परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। संपूर्ण धारा बहुत सरल होता है निकालना। संपूर्ण धारा को यहाँ पर आई मान लीजिए आप, ठीक है। तो मतलब आपको आई निकालना है। तुल्य प्रतिरोध को आर लिखते हैं, संपूर्ण धारा को आई लिखते हैं। ठीक, बस सवाल इतना है। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आपको अगर मुझे सिर्फ बताना हो तो बहुत ज्यादा 1 मिनट, पर हम चाहते हैं कि आप कंप्लीट इसे लगाना भी सीखें। पहले देख लीजिए, ये 2 रेजिस्टेंस लगे या 3 रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में 2 फार्मूले आने, एक श्रेणी क्रम दूसरा समांतर। श्रेणी क्रम के लिए हम मान लो फार्मूला लिखते हैं R1 प्लस R2 अप टू डॉट डॉट। समांतर क्रम के लिए लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू डॉट डॉट। ठीक है। अब पहचानते कैसे श्रेणी वो भी से देख लीजिए। देखो, जब रेजिस्टेंस लाइन में लगी हो, जैसे ऐसे एक के बाद एक, तो इस क्रम को बोलते हैं श्रेणी। और जब रेजिस्टेंस लाइन में ना लग करके ऊपर नीचे लगी हो, ठीक है, बहुत सरल तरीका है ये याद करने का, तो इसको बोलते हैं समांतर। ठीक है ना। तो बोलो यहाँ पर कौन सा क्रम है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाला बॉक्स वाला क्रम है। बॉक्स वाले क्रम को ही तो क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। तो चलो देखते हैं, ये वाले दोनों कौन से क्रम में, समांतर। ये वाले तीनों कौन से क्रम में, समांतर। तो चलो इनको देखते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं एक बार, है ना। तो ध्यान से देखो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। तो बताओ 1/R बराबर क्या लिखें, 1/R डैश मान लो इसको। इस वाले बॉक्स की रेजिस्टेंस को क्या मान लो, R डैश, इसको मान लेना डबल R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 को हमने कितना नाम दिया है, 10। R2 को हमने कितना नाम दिया है, 1/40। कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम्हें भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही होता, क्रॉस मल्टीपल कर लो चाहे एलसीएम करके कर लो। तो हमने एलसीएम ले लिया 40, 10 का भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, तो आ जाएगा 5/40। 5/40 आएगा 1/R डैश की वैल्यू। पर तुम्हें R डैश निकालना है, हमेशा याद रखना 1/R कभी नहीं पूछा जाता है। तो लिखना पड़ेगा 40/5, मतलब यहाँ की वैल्यू आ गई 8 ओम। यानी ये वाले बॉक्स का जो आंसर है वो कितना आ गया, 8 ओम, है ना। इसको एडिट हम याद रखेंगे या समझो लिख लिया कहीं पर। ठीक, इसे इरेज करते हैं। ठीक, ऐसे ही उस वाले बॉक्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। यहां मान लेते हैं ये R3 R4 और ये R5 है। ठीक, तो वहां की रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R डबल डैश। ठीक, R डैश का उत्तर कितना है वो आपके सामने लिख दिया हमने, उधर R डबल डैश है। R डबल डैश बराबर बोलो क्या लिखे, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम बोलो कितना मिल जाएगा, 60। 30 का भाग 60 पे लगा दीजिए, 2 बार जाएगा। ये लगा दीजिए 3 बार जाएगा, ये लगा दीजिए 1 बार जाएगा। 3 2 5 1 6, यानी 6/60। अगर मुझे R डैश लिखना हो तो हम आराम से इसे पलट के लिख सकते हैं, 60/6 मतलब कि 10 ओम। कोई कष्ट वाली बात तो नहीं। मतलब इस वाले पूरे बॉक्स का जो उत्तर आया वो R डबल डैश बराबर कितना आ गया, 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अब तुम ध्यान से देखो तो अब डायग्राम तुम्हारा कुछ ऐसा नजर आएगा। ध्यान से देख ले, इधर बना लेते हैं।
बस कहानी खत्म हो गई। बस इतना ही डायग्राम है। ये वाले का उत्तर 8 ओम आ गया है, इस वाले का उत्तर 10 ओम, इस वाले का 12 वोल्ट है और यहाँ के है ना। बस ये कहानी है। तो उस वाले डायग्राम को हमने सॉल्व करके इतने में कंप्लीट कर दिया। अब मुझे तुल्य प्रतिरोध लिखना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है टोटल प्रतिरोध, है ना। तो टोटल प्रतिरोध बताओ कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आर बराबर बोलो क्या लिखेंगे, आर डैश प्लस आर डबल डैश। आर डैश की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है, 8 प्लस 10 18 ओम। तो यानी टोटल आर कितना आ गया सर्किट का, 18 ओम। तो जो का नंबर में पूछ रहा ना तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का आंसर 18 ओम आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पूछ रहा है संपूर्ण धारा। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण धारा। संपूर्ण धारा मतलब टोटल आई, है ना। अब ओम नियम में सबने पढ़ा होगा आई बराबर वी अपान आर होता है यार, है ना। वी की वैल्यू बोलो कितनी सवाल में, 12 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 18। सॉल्व कर दो यार। तो 2 से काट लो पहले, ये 9 आ गया, है ना। 3 से काट लो, 3 दूनी 6 आ गया, 3 तक का 9 आ गया। और इसको सॉल्व कर लो तो चाहो तो 2/3 लिख दो। 2/3 अगर नहीं लिखना चाह रहे हो तो ये लिख दो 0.66 एम्पियर। बस कहानी इतनी थी। यानी इस सर्किट की टोटल जो करंट है वो 2/3 एम्पियर, या 2/3 नहीं लिखना चाह रहे हो तो इसको सॉल्व करके 0.66 एम्पियर लिख सकते हैं आप। कहानी समझ में आई। 2 नंबर में रेजिस्टेंस निकालना था, 2 नंबर में करंट निकालना है। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस निकालने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगा भी है, करंट निकालने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। इसका मतलब अगर आप गलती ना करें तो 4 नंबर आपको मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके तो नहीं लाने हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है, आराम से आ सकते हैं। बस आपको चीजें तरीके से आनी चाहिए, ठीक। तो चलो इसे रेड करते हैं। आगे जो क्वेश्चन बचे उनको निपटा लेते हैं ताकि एक कम टाइम में पेपर खत्म हो सके जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन है इसका 24 नंबर, जो कि सिलेबस में अब नहीं है। 24 नंबर इसका 6 नंबर का लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं क्या है। कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम का नाम बताइए। दैनिक जीवन में इस परिघटना का व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए, जो कि है नहीं सिलेबस में, ठीक है। इसका अथवा वो भी सिलेबस में नहीं है। क्या पूछ रहा है, विद्युत जनित यानी जो एसी डायनमो, डीसी डायनमो, विद्युत मोटर वगैरह वो भी सिलेबस में नहीं है, ठीक। पता नहीं इनको करना क्या है, बर्बादी करनी ही केवल आपकी, है ना। देखो मैं हमेशा चाहे छोटी क्लास में पढ़ा रहा हूँ चाहे बड़ी क्लास, मैं अपनी पूरी बात तो हमेशा कर लेता हूँ। मतलब जितना सिलेबस होना चाहिए वास्तव में उतना है ही नहीं। इंटर में तो चलो खैर पर्याप्त सिलेबस है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है, पर हाई स्कूल वालों को बहुत कम सिलेबस दिया जाता है। और जब उनको एकदम से जाकर के इंटर में भेजा जाता है उस सिलेबस को पढ़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो उतना ज्यादा तैयार नहीं होते इस चीज के लिए। तो बताओ विद्युत जनित्र वगैरह हटाने की क्या जरूरत थी यार, कोई जरूरत ही नहीं थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हटाने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। पर क्या बताया जाए, वाट लगाने पे पड़ी पूरी पूरी तरह से हम लोगों के, है ना। तो चलो देखते हैं। अब बात कर लेते हैं बायो वाले खंड गा की, है ना, जिसमें 28 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि जो केमिस्ट्री वो हमने छोड़ दिए हैं। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन है, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, ठीक। अब बात करते हैं 28 नंबर की, वो भी सिलेबस में अब नहीं है। कह रहा है नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा एक चैप्टर पढ़ा होगा तुमने, जब बुक पूरी खत्म होने पे आती है साइंस की, एक चैप्टर आता है ऊर्जा के स्रोत, वो भी सिलेबस में नहीं है, ठीक। अगला सुन लो 29 नंबर। 29 नंबर है समजात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए। समजात और समवृत्ति अंग वही हैं जो आपने जैव विकास में पढ़े होंगे। जैसे समजात अंग बहुत सिंपल है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तो एक समान हुई है पर उनके काम अलग अलग हो। समवृत्त या समरूप अंग बोलते हैं वे अंग जिनकी उत्पत्ति अलग अलग हो पर काम एक जैसे हो, है ना। तो इनके एग्जाम्पल सहित इनको लिखाया भी जाता है, पर वो है नहीं तो ज्यादा मुद्दे की बात नहीं करनी है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण। और लास्ट क्वेश्चन है मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। उसको हम डायग्राम सहित पूरा अच्छे से बताएंगे, 6 नंबर में है। 4 नंबर में प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। तो इसको बहुत सिंपल से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 30। प्रकाश संश्लेषण, जिसे आप फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। आप यकीन करिए कि 5 मॉडल पेपर पढ़ने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में इसी 5 मॉडल पेपर पढ़ने के साथ कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एज इट इसी क्लास से आ जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कम से कम 10 क्लासें हमारी जरूर देख लेना, ठीक। सुन तो लेना मुझे बखूबी, यकीन करिए आप बोर्ड में कुछ अच्छा कर पाएंगे, सुपर लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास, ठीक है। तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पर एक विवरण दीजिए और ये 4 नंबर में है, ठीक। तो एक बात तो आप कॉमन समझते हो कि सजीव जो होते हैं उन्हें
पोषण चाहिए। क्या चाहिए? पोषण। तो जंतु तो अपना इधर से चल करके या एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके अपने भोजन का जुगाड़ कर लेगा, पर पौधे तो स्थायी रहते हैं, पौधे अपने भोजन का जुगाड़ कैसे करेंगे, है ना? ये चीज तो कभी दिमाग में आपके आई होगी। देखो, जब आप किसी चीज के बारे में ये सोचते हैं कि ऐसा इसमें कैसे होता होगा या क्यों होता होगा, यकीन करिए बस उसी टाइम आप सीखते हैं। जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस टाइम आप बिल्कुल भी सीखते नहीं है, वो तो बस लिखा के जा रहा है ना? आपका मेन पर्पज ये होना चाहिए कि जो हमें बताया गया वो एक्चुअल में रियल लाइफ में कहीं पर यूज भी आ रहा है, या हम इस चीज को कहीं पर सीख भी रहे हैं, तो उस चीज को समझो आप, है ना? तो वास्तव में जो प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म है वो कहते हैं पौधों में होती है। किसमें होती है? पौधों में। अच्छा, हम लोगों में क्यों नहीं होती? या हम लोगों में होती तो फिर क्या लाइफ जैसी आज चल रही क्या वैसी ही चल रही होती? यकीन मानिए वैसी बिल्कुल भी नहीं चल रही होती, क्योंकि अगर हम लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लिए होते या भोजन बना रहे होते तो यकीन मानिए ना तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा होता और ना ही आप यहाँ पढ़ रहे होते। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है, थोड़ा गूढ़ है ना? आराम से थोड़ा टाइम लीजिए, फिर इस चीज को समझिए। एक उम्र आएगी जब आप थोड़ा सा मेच्योर होंगे, यकीन मानिए आपको भी चीजें वैसे ही समझ आएंगी जैसे आपके टीचर को आती है या आपके टीचर जैसे आपको बताता है। क्लियर हो गया ना? ठीक। तो फोटोसिंथेसिस जो मैकेनिज्म वो केवल पौधों में होती है, और केवल पौधों में इसलिए होती है क्योंकि इसके लिए एक ऑर्गन जिम्मेदार होता है जिसको हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक, जिसे आपने पढ़ा भी होगा क्लोरोप्लास्ट के नाम से। क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, बूंद जैसी कह सकते हो। उन बूंद जैसी संरचनाओं को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल सेम चीजें नहीं है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन का नाम है, जबकि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक संरचना का नाम है। ठीक है, इनमें कुछ नाम भी लिखे जाते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर की क्लास में जाएंगे क्लोरोफिल A680, A700 ऐसे करके नाम लिखे जाते हैं। पर्डरिम ABC 3 वर्जन होते हैं इसके, तो उनको भी पूरी डिटेलिंग की जाती है। हालांकि कक्षा 10 में ऐसी कोई चर्चा नहीं की जाती है, ठीक, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का बेसिक काम होता है जो प्रकाश की ऊर्जा है उसको अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना। समझ में आ गया ना? या ये कह ले उस ऊर्जा को स्टोर करना, और स्टोर करके जो मिट्टी वगैरह से जल खींचा गया उसका आयनन कर देना, मतलब उसको तोड़ देना। जब तोड़ देंगे उस जल को तो जाहिर सी बात है वो जल अब यूज करने योग्य बन जाएगा, और साथ में जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो स्थिरीकरण कर देते हैं। स्थिरीकरण करके उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। जो जल होता है उसको उसके 2 फैक्टर कर देते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो अपना जल बना देता है। जो हाइड्रोजन आयन है वो अप्रकाशिक अपक्रिया में अपचयन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, जिसे आप C6H12O6 के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक। तो इसकी एक मैकेनिज्म की रिएक्शन भी होती है, वो सुन लीजिए एक बार। तो पौधे करते क्या है? वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड, हम ये बात स्पेशली स्थलीय पौधों की कर रहे हैं, ठीक है, प्लस जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल, है ना, जो कन्वर्जन काहे में करते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलती है जो कि इसका को प्रोडक्ट होता है, मतलब बाई प्रोडक्ट होता है, प्लस 6H2O जो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू बाहर निकलता है। ये वाष्प है। बात क्लियर होगी? उम्मीद करते हैं नाम सभी को याद होंगे। नहीं याद है तो एक बार हम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये अपना वाटर है। ठीक है, आपको ये चीज समझनी है कि कौन सी चीज कहां से मिलती है। कार्बन डाई जो ऑक्साइड है वो पौधों को जंतुओं द्वारा वायुमंडल से, क्योंकि हम लोग वायुमंडल में CO2 उत्सर्जित करते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, वही पौधे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जो वाटर है वो पौधों को मिलता है मिट्टी द्वारा, जिन्हें मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसमें तुमने एक ऑर्गन भी पढ़ रखा होगा, जाइलम। कौन सा? जाइलम, जो पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी जमीन द्वारा अवशोषित जल को जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगला है ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जितने भी ओस वाले एग्जांपल जनरली नाम होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अपनी ऑक्सीजन है, जो आपने पढ़ा होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ये वेपर है। ये वही है जो आपने पढ़ा होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान पौधे अतिरिक्त जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। छोड़ने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहलाती है, जिसमें ये वाला वेपर निकाला जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, ये जो पूरी मैकेनिज्म है उसके लिए कुछ उत्प्रेरक या कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, और वो कैटालिस्ट के रूप में जो यूज होता है वो एक्चुअल में सनलाइट है। सनलाइट की जो लाइट है या
प्रकाशीय ऊर्जा उसी को पौधे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, मतलब रासायनिक ऊर्जा में, है ना। इसके लिए जो अंग जिम्मेदार है, संरचना जिम्मेदार है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। बात क्लियर हो गई ना ये? ठीक। तो ये पूरी मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की, या कह लें प्रकाश संश्लेषण की। उम्मीद करते हैं इसमें कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बचा नहीं ऐसा। कुछ और बातें सुन लीजिए, जैसे देखो अब पौधे चूंकि भोजन बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, तो इस समय जो मौसम चल रहा है इसमें तो सन है नहीं, मतलब लाइट आ नहीं रही सन की, तो सोचो भोजन कैसे बना रहे होंगे। तो एक्चुअल में कोई भी पौधा या कोई भी जंतु जब भोजन की क्रिया या पाचन की या पोषण की क्रिया कर रहा होता है, तो कुछ अतिरिक्त भोजन को अपने शरीर में स्टोर कर लेता है। जैसे अगर बात करें पौधों में, तो पौधों में ये वाला जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। किसके रूप में? स्टार्च, जिसे आपने हिंदी नाम में जरूर पढ़ रखा होगा, मंड के नाम से। किस नाम से? मंड के नाम से। ये स्टार्च स्टोर हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर ये स्टार्च को वापस ग्लूकोज में तोड़ लिया जाता है, ठीक है। जबकि बात करें अगर पौधों में, सॉरी जंतुओं में, तो जंतुओं में जो ये वाला पौधों द्वारा ग्लूकोज है, इसको हम लोग यूज करते हैं खाने में, है ना। और इसको खाने में यूज करके जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको हम ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं इन लीवर, है ना। जो स्टोर करते हैं वो कौन सा ऑर्गन रहता है? इन लीवर, मतलब यकृत में स्टोर कर लेते हैं, याद होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। और इसकी जो वजन होता है, अगर तो खूब अच्छे से याद होगी आपको, 1.5 kg होता है ना। उम्मीद करते हैं ये सब बातें याद होंगी आपको। तो ये कहानी थी प्रकाश संश्लेषण की, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप अपनी क्लास में और पढ़े होंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो प्रकाशिक अपक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अपक्रिया। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर संरचना होती है कुछ, क्योंकि कक्षा 10 में डायग्राम है भी नहीं, तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी संरचना देख लीजिए, डबल लेयर्ड होता है ये सिंपर द्वारा बताया गया था। एक वर्डी लवक, समझो ये वर्डी लवक है पर स्पेशल है, इसलिए इसको हरित लवक बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लवक होते हैं जिनका खोजकर्ता हेकल होता है, वो पौधों में 3 टाइप के होते हैं, वर्डी, अवर्डी और हरित लवक। हरित लवक चूंकि स्पेशल लवक है इसलिए इसको अलग रख दिया, पर ये है वर्डी लवक क्योंकि इसका रंग हरा होता है, ठीक है। अंदर इसकी कुछ संरचनाएं जैसे पाई जाती है, सिक्कों के ढेर जैसी, और ये सिक्कों के ढेर जैसी संरचना एक ट्यूब्यूल द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। जो ये सिक्के जैसी संरचना आप देख पा रहे हैं, इन्हीं को ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम, है ना। कक्षा 9 में ये चीज पढ़ाई जाती है। इनको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और ग्रेनम की जो एक यूनिट होती है उसे थैलाकॉइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। और इसी थैलाकॉइड में जो अभी नाम नहीं रहता क्लोरोफिल ए बी सी, वो सब इसी में पाए जाते हैं, जो प्रकाश को अवशोषित करने का काम करते हैं, जो एक सेंटर पे अपने प्रकाश को एकत्रित करते हैं। जो हमने अभी नाम लिए थे क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 700, वो एक्चुअल में सेंटर रिएक्शन का काम करते हैं, ठीक। ये वाला जो स्पेस वाला भाग देख रहे हैं आप, इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो प्रकाश संश्लेषण में 2 क्रियाएं होती हैं, प्रकाशिक और दूसरी अप्रकाशिक। अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन। और जो ग्रेनम होता है उसमें होती है प्रकाशिक अपक्रिया, ठीक है। ये बेसिक कुछ बातें हमने आप जितनी हो सकी है कम टाइम में बताने की पूरी कोशिश करी है हमने, ठीक है। तो मैकेनिज्म उसमें पूछी भी नहीं गई थी और मैकेनिज्म हमें लिखनी भी नहीं थी। तो ये थी प्रकाशिक, अप्रकाशिक, और ये थी प्रकाशिक, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसके लिए नंबर मिलते हैं 6। और इसके साथ जो अथवा दे रखा है वो सिलेबस में अपने नहीं है, यानी इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस में है ही नहीं। इसके पहले जो 3 क्वेश्चन हमने कराए थे जिनमें केवल एक ही पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण। बाकी के 2 क्वेश्चन थे समजात और समवृत्ति अंग और नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा, वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें केवल 2 ही करने थे, एक तो प्रकाश संश्लेषण और दूसरा मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो डायग्राम तो हमने पहले बना रखा हुआ है, तो नामकरण आपके सामने कर देते हैं ताकि आपको नाम याद भी हो जाए, है ना। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो गोल जैसी संरचना देख रहे हैं जिसका आकार लगभग बादाम की गिरी के जैसा होता है, इसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी, जिसे आप अंडाशय कहते हैं, ठीक है। ये तो हालांकि हमने अपने हाथ से डायग्राम बनाया है, आपको एक प्रिंटेड डायग्राम यहाँ पर भी लगा करके दिखाया जाएगा स्क्रीन पर, उसे भी आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप इतना भी अगर करके आते हैं पेपर में तो आपको ठीक नंबर देगा, वो कोई नंबर कट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ओवरी के 2 सिरे ले लिए हैं, जैसे एक में तो हमने कंप्लीट ओवरी को बंद दिखाया हुआ है और दूसरे में हमने इसके सरफेस को काट दिया, मतलब इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है ताकि आप चीजों को देख भी पाए, है ना। तो चलो इधर देखते हैं। ये अपना ओवरी है, आपको याद होगा ये पेयर में होता है, मतलब एक जोड़ी है ये, है ना। और पुरुषों में इसकी सिमिलर जो संरचना पाई जाती है उसे वृषण बोलते हैं, ठीक है। इनमें कुछ
कुछ अंतर नहीं, दोनों ही ओवरी। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे। ये जो आप पाइप जैसी संरचना देख पा रहे हैं दोनों साइड से, चूंकि ओवरी दो है तो जाहिर सी बात है ओविडक्ट भी दो होंगी। ओविडक्ट का मतलब ये यूरिन वाली या सॉरी अंडाड़ वाली नलिका है, अंडाड़ वाली नलिका है, जिसके एक्चुअल में 3 भाग होते हैं। जो अंडाशय की तरफ ये चौड़ा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं एम्पुला। और हाई स्कूल के लेवल पर अगर ये नाम आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, एम्पुला। और ये वाला जो एरिया दे रखा है यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। और ये वाला जो एंडिंग पार्ट है, ये वाला नहीं, पूरी ओविडक्ट के 3 भाग होते हैं। जो अंडाशय की तरफ चौड़ा भाग है उसे एम्पुला बोलते हैं। बीच वाला जो ठीक ठाक लंबाई का लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है उसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये जो एंडिंग जो यूटेरस से जुड़ा रहता है इसको इस्थमस बोलते हैं। ये सब इंग्लिश नाम है तो ऐसी कोई आफत नहीं, आप इन्हें उच्चारण हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन के तीनों जो भाग है वो ओविडक्ट के भाग है, मतलब अंडाणु की जो नलिका है, अंडवाहिनी है, उसके एक्चुअल में 3 भाग है, ठीक है, एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब और इस्थमस। ठीक, आगे अगर बात करें तो ये वाली जो संरचना आप देख पा रहे हो नाशपाती के आकार की, इसे बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस। तो हम इसका नाम यहां लिख देते हैं, यूटेरस, या और भी इसके नाम है वॉम्ब, है ना। हिंदी नाम आपने शायद सुना भी हो। इसी को गर्भाशय बोलते हैं और इसी को सिंपल बोले तो गांव की भाषा में बच्चेदानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यूटेरस, या फिर क्या बोलते हैं वॉम्ब, ठीक है। यूटेरस का जो सबसे एंडिंग पार्ट होता है, ये वाली चीज, ये होती है वजाइना। हिंदी में इसे आप योनि बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। अच्छा, यूटेरस का जो एंडिंग पार्ट रहता है वो कंप्लीट तो वजाइना कहलाता है, पर जहां से वो एंडिंग होकर के वजाइना में चेंज हो रहा था या वजाइना में खुल रहा होता है, उसके लिए भी एक नाम होता है, वो भी नाम याद रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। तो ग्रीवा की जगह पर एक दूसरा वर्ड है इंग्लिश वाला, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स, जिसे गर्भाशय की ग्रीवा बोलते हैं, जहां से गर्भाशय खुलता है, किसमें? वजाइना में, ठीक है। अच्छा, इस ओवरी और इस ओवरी में क्या अंतर है उसको हमने बंद दिखाया और जहां पर इसको काट करके दिखाया है, जिसमें बहुत सारे आपको जो अंड पुटिकाएं होती हैं जिनसे अंडाणु बनते हैं उनको दिखाया है हमने, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं अंड जनन कोशिकाएं, अंड जनन कोशिकाएं, ठीक है। इन्हीं से अंडाणु बनेगा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है। ये इसमें एक संरचना होती है झालरदार कील बोलते हैं इसको, या यूं कह सकते हैं इसी के द्वारा अंडाणु को ऐसे मोमेंट मिलता है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए, है ना। झालरदार कील, ठीक है। और अपनी क्लासों में भी इसको आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको वहां भी पढ़ाया जाता है, यहां भी आप पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से नाम इतने पर्याप्त रहेंगे, और भी लिख सकते हैं आप, बस इतना ही छोड़ो, कोई आफत नहीं, ठीक है। इतने आप नाम कम से कम पेपर में जरूर लिखिएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं आगे एक एक करके इसकी संरचना की, ठीक। चलो देखते हैं आपको वहां पर कितनी हेडिंग पेपर में लिखनी पड़ती है। एक तो लिखना पड़ता है अंडाशय, इसमें आप लिखेंगे क्या वो भी सुनते रहिए, है ना। उसे बताने का काम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अपने इसमें ये लिखना है कि जो मादा जनन तंत्र है उसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक रहा ये, एक रहा ये, है ना। जिसका जो आकार होता है वो लगभग बादाम के गिरी के जैसा होता है, यानी जो बादाम का पीस होता है उसके जैसा होता है। और इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है वो होती 8 mm के आसपास, है ना, 8 मिलीमीटर के आसपास होती है, जिसमें अंड जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो मादा जनन जो हार्मोन होते हैं उनके आपने नाम भी सुने होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। चलो लिख भी देते हैं इनको, यहीं पे मार्क कर देते हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, है ना। और दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट बता दें आपको, देखो ऐसा नहीं कि ये जन्म से तुरंत ही किसी बालिका में हार्मोन निकलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इसके लिए एक उम्र होती है जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं, यौवनारंभ या यौवनावस्था या किशोरावस्था बोलते हैं।
जिनमें मिनिमम इनमें जो उम्र होती है 10 से 12 साल कह सकते हैं, या 12 से 13 साल। वो एक रैंडमली नंबर होता है और वो हर लड़की के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी लड़कियों में 10 साल से प्यूबर्टी शुरू हो जाएगी या सब में 12 साल से शुरू हो जाएगी। कुछ में मे बी 13-14 के आसपास जा सकती है और कुछ में 10 या 10 से भी नीचे, पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, उसी को प्यूबर्टी बोल देते हैं, ठीक है। जिसमें शारीरिक चेंजेस आना शुरू होते हैं, उसी को प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्यूबर्टी, जिसे हिंदी में यौवनारंभ के नाम से आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो ये कहानी थी अंडाशय की, जिसमें अंडाणु बनते हैं। और दूसरी एक चीज बता दें आपको, 2 अंडाशय होने का क्या मतलब वो भी समझ लीजिए। देखो, जैसे मान लीजिए जिस महीने में ये वाली ओवरी सक्रिय होगी, देन ये वाली ओवरी प्रिपरेशन पे रह रही होगी। मतलब जब इससे अंडाणु का उत्सर्जन हो रहा होगा या इसमें अंडाणु परिपक्व होकर के इसमें अंडाणु उत्सर्जन होगा, अंडोत्सर्ग हो, ओव्यूलेशन होगा, उस टाइम ये वाली ओवरी अगले चक्र के लिए तैयार होती है। जब इसमें एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, फिर ये वाली ओवरी तैयार होती है, फिर ये वाली प्रिपरेशन करती है, फिर ये वाले अंडोत्सर्ग करती है। जब ये अंडोत्सर्ग करती है तो ये प्रिपरेशन करती है, जब ये अंडोत्सर्ग करती है तो ये प्रिपरेशन करती है। कुल मिलाकर के हर मंथ में एक ओवरी सक्रिय होती है और दूसरी ओवरी प्रिपरेशन पे होती है, क्योंकि बहुत सारे डैमेज आ जाते हैं। यानी जब एक ओवरी से अंडाणु का उत्सर्जन होता है बाय ब्लीडिंग, तो बहुत सारी क्षति आ जाती है, नुकसान आ जाती है। तो उस नुकसान को कंप्लीट करने के लिए एक ओवरी को रेस्ट करना पड़ता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो चक्र होता है वो लगभग 28 दिन में कंप्लीट होता है। इसी को हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, जिसे सिंपली कहें तो पीरियड्स बोल देते हैं, ठीक है। और पीरियड्स में जो अंडाणु यहाँ से उत्सर्जन होता है, मतलब जो अंडाणु यहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, वो कुछ दिन के लिए स्टे भी करता है। ऐसा मत सोचना कि निकल करके तुरंत वजाइना से बाहर हो जाता है, नहीं। कुछ दिन जाकर के यहाँ स्टे करता है और सिंपल बोले तो वो वेट करता है स्पर्म का। यानी अगर निषेचन या बाइसेक्स के द्वारा यहाँ से शुक्राणु यहाँ पहुंच करके इसको निषेचित कर देता है, तो ये अंडाणु अपने शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। मतलब जो पीरियड्स है वो रुक जाएगा और इसी को प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। बट अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हर बारी तो नहीं है ना, या कह ले इसके लिए भी तो एक निश्चित उम्र होती है जिसे आप सिंपली मैरिज बोल देते हैं ना। तो अगर वो काम पॉसिबल नहीं है, मतलब शुक्राणु यहाँ पहुंच नहीं रहे हैं, तो ये अंडाणु कुछ समय बाद, मान लीजिए अगले 1 वीक के बाद, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। जो अगर किसी मॉडल पेपर में मासिक चक्र वाला क्वेश्चन आता है तो पूरे प्रोसीजर को 1 से लेकर के 28 दिन के प्रोसीजर को पूरा समझा देंगे कि कितने दिन में क्या होता है और कब कॉपुलेशन की क्रिया सेफ होती है और कब कॉपुलेशन की क्रिया सेफ नहीं होती। ये सारी बातें भी कर लेंगे। हालांकि यहाँ ऐसा कोई सवाल नहीं आया है, ठीक। अंडाणु यहाँ कुछ दिन रुकेगा और फिर धीरे धीरे जाकर के यहाँ गर्भाशय तक पहुंचेगा और गर्भाशय से में कुछ टाइम और वेट करके रुक करके फिर वो बाय ब्लीडिंग, मतलब उसका जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर के वही ब्लीडिंग के द्वारा बाय ब्लीडिंग में चेंज होकर के वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसी को पीरियड्स बोल देते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई पूरी अंडाशय की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी सुन लो। देखो, ये वाली जो संरचना है यहां से लेकर के यहां तक, ये लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास है। और ध्यान से देखो तो ये भी पेयर में है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। और ये कंप्लीट नलिका क्या कहलाती है? फैलोपियन ट्यूब कहलाती है, जो एक्चुअल में ओविडक्ट का भाग होती है, ठीक है। जिसकी लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। महत्वपूर्ण पता है ये क्यों है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है, जब कोई अंडाणु यहाँ से निकल करके यहाँ स्टे करता है और शुक्राणु यहाँ आकर के यहाँ मीट करता है अंडाणु से, ओवम से, तो यहाँ मिलने की जो क्रिया कहलाती है उसे निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। और निषेचन की क्रिया पूछता है कहाँ होती है, तो वो आंसर है फैलोपियन ट्यूब। यानी स्तनधारियों में जो मैमल्स होते हैं उनमें अंडाणु और शुक्राणु के मीट का जो पॉइंट है एक्चुअल में उसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। सी, ये भी पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, ठीक है, मतलब जोड़ी में है। अगला नेक्स्ट पार्ट है अपना मेन गर्भाशय, जिसे यूटरस या वॉम्ब या बच्चेदानी के नाम से जानते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ से ध्यान से तो एक पार्ट में खुल रही है, ये वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट को ही क्या बोलते हैं? यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस, या फिर क्या बोल सकते हैं? गर्भाशय। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो दोनों साइड से एक
नाशपाती के आकार की संरचना में खुलती है, जिसी को गर्भाशय बोलते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, मतलब 7.5 सेंटीमीटर होती है। पर ये अंग ऐसा है जिसमें मेजॉरिटी में संकुचन और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। अपने आप को ये बहुत छोटा रख सकता है। ऐसे मान लीजिए, सिंपल कहें तो जो गर्भाशय है वो महिलाओं में नॉर्मल गुब्बारे की तरह है, यानी जो गुब्बारा फूला हुआ नहीं है, समझ में आ गया ना। और जब ये फूलेगा देन ये गुब्बारे की तरह काम करेगा, यानी जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा तो यही यूटेरस फूल करके गुब्बारे की तरह हो जाता है। तभी जो बेली है वो थोड़ा सा आउटर दिखने लगता है, मतलब बाहर दिखने लगता है। मतलब नॉर्मल अवस्था में जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये एक सिकुड़े हुए गुब्बारे की तरह रहता है, और देन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो यही गुब्बारा फूल जाता है। बात क्लियर हो गई नहीं? ठीक, मतलब ये एक ऐसा अंग है जिसमें संकुचन और शिथिलन का सिंपल प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है। बात समझ में आ गई नहीं? दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे सुन लो, ये वाला जो ऑर्गन है ये महिलाओं में एक्स्ट्रा है, मतलब पुरुषों की तुलना में। देखो, पुरुष और जो महिला की संरचना वो लगभग सेम है, जो ऑर्गन मेल में है वही ऑर्गन फीमेल में है, बस कुछ जो संरचनाएं हैं वो चेंज है और कुछ नाम भी चेंज है। जैसे महिलाओं में कहते हैं कि पेनिस नहीं पाया जाता है, पर अगर आप वास्तव में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यकीन करिए महिलाओं में भी पेनिस पाया जाता है। पेनिस की जैसी एक संरचना पाई जाती है जो उत्थानशील होती है, उत्तेजित अंग होता है, जिसको क्लिटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस। वृषण के जैसे इसमें क्या पाए जाते हैं? अंडाशय। पुरुषों में शरीर से बाहर पाए जाते हैं और महिलाओं में शरीर के अंदर पाए जाते हैं। पुरुषों में शरीर के बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि शुक्राणु के परिपक्वन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है ना। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बॉडी टेम्परेचर होता है, हम लोग समतापी जंतु हैं तो हर मौसम में सेम रहता है, इसलिए जो स्पर्म है उनका शरीर से बाहर बनना जरूरी है ना। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो जो यूटेरस है वो महिलाओं में एक्स्ट्रा ऑर्गन है, मतलब वो पुरुषों में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। और एक्चुअल में यही ऑर्गन किसी महिला को महिला बनाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। ये तो बात हो गई गर्भाशय की। लेंथ याद रखना 7.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी वेट है वो लगभग 5-6 सेंटीमीटर के आसपास है। आकार की बात करें तो नाशपाती के आकार भी कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो उल्टे शंकु के आकार का, कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें चौड़ा भाग ऊपर होता है और सकरा भाग नीचे होता है। जो सकरा भाग नीचे होता है इसी को सर्विक्स बोलते हैं, यानी ये वाला जो भाग है वो इसी को सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स एंड में जाकर के जिस भाग में खुल जाता है उसी को क्या बोलते हैं? वजाइना। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। अगली बात कर लेते हैं योनि की, है ना। इसके बारे में सिंपल कहें तो ये एक सेक्सुअल ऑर्गन है, पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। याद रखना, किसी भी महिला या किसी भी पुरुष में जो पेनिस और वजाइना है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं, यानी पहले प्राथमिक जननांग नहीं होते, ये हमेशा सेकेंडरी रहते हैं। यानी ये केवल रिप्रोडक्शन का एक माध्यम है, यानी इनके थ्रू स्पर्म या ओवम मैकेनिज्म करते हैं, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई ना सभी को? जैसे इंजेक्शन लगाते वक्त दवा का रोल होता है ना कि इंजेक्शन का, सिंपल सी बात है। तो वैसा ही है कि वजाइना और पेनिस का रिप्रोडक्शन से कुछ खास लेना देना नहीं है, पर जो लोग इस चीज को नहीं जानते उन्हें लगता है कि इन्हीं का सब कुछ लेना देना है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेन ऑर्गन कौन से हैं? अंडाशय फीमेल में, और पुरुषों की बात करें तो टेस्टिस मेन ऑर्गन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात आगे कर लेते हैं। इसकी लंबाई की लगभग बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर से लगभग 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये एक उत्थानशील अंग है, मतलब उत्तेजित एक्साइटेड अंग है, ठीक है। और जिसके जो बाहरी जो पूरी संरचना होती है उसको वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्वा। उसी वल्वा में वर्टिकल लिप्स वगैरह आ जाते हैं, और जो क्या बोलते हैं क्लिटोरिस है वो भी सब उसी में आ जाता है ना, ज्यादा ठीक है, इतनी बात पर्याप्त है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां पुरुषों की भांति इसमें भी 3 जोड़ी सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी पुरुषों में आप पाई जाती हैं? काउपर है, शुक्राशय है और प्रोस्टेट है। यहां भी लगभग 3 है। कौन कौन सी एक बार देख लीजिए। बर्थोलिन, एक होती है मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं यार उसको, पेरिनियल। बर्थोलिन, अगला नाम लिख देते इधर पेरिनियल, और अगला नाम होता है स्तन ग्रंथियां, है ना। ये सब पेयर में है, ठीक है।
महिलाओं में जो स्तन ग्रंथियां वो एक्चुअल में उनकी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, ठीक। तो जो बर्थोलिन होती है वो एक्चुअल में वजाइना के दोनों साइड पाई जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाली मान लेते हैं बर्थोलिन। ठीक है, ये कौन सी ग्रंथि है? बर्थोलिन। एक्चुअल में इसका काम होता है कॉपुलेशन की क्रिया के दौरान, कॉपुलेशन जिसे आप हिंदी में मैथुन या सहवास या संभोग या सिंपल कहें तो सेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सहवास क्रिया के दौरान जो बर्थोलिन होती है वो एक लुब्रिकेंट का स्रावण करती है, मतलब चिपचिपे पदार्थ का स्रावण करती है, जो वजाइना की जो अम्लीयता है उसको पूरी तरह से नष्ट किया जा सके, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह इसमें उत्पन्न हो गए, जन्म लिए, वो उनको पूरी तरह से निपटा सके, और साथ में जो सेक्स की क्रिया है उसमें स्नेहक का काम कर सके। बात समझ में आ गई ना, लुब्रिकेंट का काम करती है। तो ये बर्थोलिन है। एक सवाल और पूछ दिया जाता है, मे बी हाई स्कूल लेवल है तो नहीं पूछा है, पूछा जाता है कि महिलाओं में बर्थोलिन की तुलना पुरुषों की कौन सी ग्रंथि से की जा सकती है। तो याद रखना, पुरुषों में एक नाम होता है काउपर। कौन सा? काउपर। तो महिलाओं में जो काम बर्थोलिन करती है सेम वही काम पुरुषों में ग्रंथि करती है, जिसका नाम क्या है? काउपर। तो बर्थोलिन की तुलना हम किससे कर सकते हैं? काउपर से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, आगे बात कर लेते हैं पेरिनियल ग्रंथि की। जो पेरिनियल ग्रंथि होती है वो महिलाओं में जो रेक्टम होता है ना, मलाशय, उसके दोनों साइड में पाई जाती है, मतलब ये भी एक पेयर की भांति होती है, और इससे जो लिक्विड निकलता है वो थोड़ा सा बदबूदार होता है ना, ठीक है, तो जिसको एक्चुअल में रज बोल देते हैं, ठीक है। चलो इसकी बात खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्तन ग्रंथियां, जिन्हें हम मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। पुरुषों में भी पाई जाती है, पर पुरुषों में निष्क्रिय रहती हैं, और महिलाओं में ये ग्रंथियां सक्रिय रहती हैं। और ये सक्रिय, बेहद सक्रिय तब हो जाती हैं जब चाइल्ड बर्थ के दौरान में एक हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन के द्वारा ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, और जिनसे एक्चुअल में अगर हम किसी दुग्ध ग्रंथ की संरचना को ध्यान से देखें, जो कि हम यहाँ पे दिखा भी देंगे गूगल मैप से डाउनलोड करके, उसमें हम ध्यान से देखें तो अंदर जो संरचना होती है वो अंगूर के गुच्छे की भांति छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स टाइप लगे रहते हैं। उन्हीं में एक्चुअल में इस हार्मोन के द्वारा दुग्ध का निर्माण होता है, जिन्हें एक निप्पल्स के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। और शुरुआत में कहते हैं किसी बच्चे के बर्थ के बाद जो उसकी माता में जो रुधिर निकलता है, सॉरी जो दूध निकलता है, उसका भी एक नाम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, और किसी भी बच्चे के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी नवजात किसी शिशु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माता का दूध, और उस माता के दूध को कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, जिससे शुरुआती दौर में या जन्म के बाद जो बच्चे को ताकत मिलती है, जो इम्यूनिटी पावर मिलती है, वो एक्चुअल में माता के दूध से मिलती है, जिसको एक्चुअल में शुरुआत में क्या बोल देते हैं? कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, जो कौन से हार्मोन के अकॉर्डिंग निकलता है? प्रोलैक्टिन। बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक, तो पुरुषों में ये सक्रिय नहीं होती है। इसका जो अर्थवाद हमने आपको बताया भी था। इसी के साथ ये पूरा खत्म करते हैं ना, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इतना आप लिखेंगे आपको कंप्लीट नंबर देगा, सॉलिड, कोई भी नंबर कटवट नहीं करेगा, ठीक। इसका जो अथवा दे रखा है यानी 6 नंबर का, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ स्टार बना और स्टार वाले क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते थे यहाँ पर अपने पास से भी क्वेश्चन ऐड कर सकते थे, पर हम कंप्लीट मॉडल पेपर कर रहे हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे, ठीक। तो जो नहीं पूछा गया उसे सॉल्व नहीं करेंगे, पर बताते जरूर चलेंगे, ठीक। इसी के साथ ही मॉडल पेपर खत्म होता है, और आप टेंशन ना लीजिए, मेरे ख्याल से जो अगला वीक आएगा, यानी आज मंडे की क्लास ये अपलोड हो रही है, तो अगला जो वीक, यही वाला जो वीक चला, कम से कम 3 या 4 मॉडल पेपर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जो थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट आई वो एक्चुअल में इसलिए आ गई क्योंकि ऑफलाइन भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये चेहरा लेकर के क्लासों में भी जाना है, इसलिए, ठीक। खैर, तो फिलहाल हमने कोशिश करी है खुल के बात करने की, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये वो मुद्दे हैं जिन पर वास्तव में हर बच्चे को जानना चाहिए। क्लास में पढ़ाते वक्त हमने हमेशा यही एक बात बोली है कि ये वो टॉपिक हैं जिन्हें वास्तव में बच्चे को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि वो उनके ऑर्गन है ना। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि पेपर में हमें 6 नंबर दिलाएंगे, 6 नंबर ये नहीं दिलाएगा तो कोई और दिला देगा, है ना, क्या पता पेपर में आए ही ना। तो इसलिए ना पढ़ो कि ये 6 नंबर दिलाएगा, एक्चुअल में इसलिए पढ़ो कि तुम्हारा ऑर्गन है, कैसे बिहेव करता है, कब क्या कैसे हो रहा है, कब कौन सी बीमारी आपको लगने वाली, ये सारी बातें आपको पढ़नी चाहिए, है ना।
तो अपने खैर मेरे ख्याल से बायो पढ़ने का एक फ़ायदा तो उठा ही लीजिए, और वो ये है कि डॉक्टर के पास जब जाएं तो कम से कम ये तो समझ पाए कि तुम्हें हुआ क्या है ना। जब वो अपनी बात खत्म करे तो तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमने कभी पढ़ी थी। अब पता लगा तुम तब भी कोग्गा बने हो तो गलत बात है ना। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा ठीक नहीं है, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।